हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 3 जुलाई को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रूट अंडर 19 है एक। तो रूट अंडर 19 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रूट अंडर 19, रूट 19 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूट 19 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि रूट अंडर 9 हो गया, रूट अंडर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद रूट अंडर 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो गया तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या होगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो रूट 19 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या है? तो 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक पूछा गया है। तो यहाँ पर 140 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 70, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 35, 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 7 का ही घातांक पूछा गया है तो 7 एक बार है तो इसका घातांक 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर संतुष्ट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आर यहाँ पर बी से छोटा होगा और 0 से आर जो है वह 0 यहाँ पर आर से छोटा या बराबर होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सम पूर्णांक का रूप पूछा गया है। तो सभी में m है, m के जगह पर कोई भी संख्या रखने पर हमेशा वह सम संख्या के रूप में आना चाहिए। तो 2m + 2, इसमें m के जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे 1 2 3 4 तो ये हमेशा सम संख्या के रूप में आएगा। जैसे 2 गुना 1 रखेंगे प्लस में 2, यहाँ पर 2 एकम 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर m के जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये हमेशा सम संख्या के रूप में आएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 2m + 2 ये सम पूर्णांक का रूप है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत पूछा गया है तो किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जिसका हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है वही शांत होगा।
तो 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 80 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा। जैसे कि 2 से कटाएंगे तो 40 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 आता है तो ये शांत हो जाएगा। राइट आंसर बी, 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा गया है तो √100 का वर्गमूल 10 होता है, प्लस में √100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस में 7 एंड 35 का ये गुणनखंड है, तो 42 और 35 का मौसा क्या होगा। मौसा पूछा गया है तो इसका मौसा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वहीं इसका मौसा होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ पर 7 कॉमन है, देखिए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो दोनों में 7 कॉमन है, तो इसका मौसा 7 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यदि px बराबर दिया गया है qx से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो भागफल का घात 2 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा। तो इसका शून्यक निकालेंगे तो 3, -1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि अल्फा एंड बीटा द्विघात बहुपद x² + 6x + 2 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है c/, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। तो वैल्यू रख दीजिए या फिर एलसीएम लेकर सबसे पहले इसे बना लीजिए। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, -b के जगह पर देखिएगा +6 है, तो प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा, और a के जगह पर कितना है, x² के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, माइनस c के जगह पर 2 है और यहाँ पर a के जगह पर 1 है, तो यहाँ पर नीचे वाला ये खत्म हो जाएगा। ऊपर में देखिए -6 और -2 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का यहाँ पर 6×2 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -8। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है, यदि बहुपद का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा। अगर इसमें -3 रख देंगे x के जगह पर तो k का मान 11 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। जिसके शून्यक यहाँ पर 5 और -3 दिया गया है, तो द्विघात बहुपद बताना है। तो शून्यक दिया गया है, मान लेते हैं कि ये पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा तो 5 और प्लस -3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो 5×3 = 15 माइनस का 15। अब द्विघात बहुपद बताना है, तो बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2 है तो 2 और x हो जाएगा, x से गुना करेंगे, फिर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -15 है तो प्लस माइनस माइनस का 15 हो जाएगा। तो यही तो इसका आंसर होगा, x² - 2x प्लस माइनस का 15, दोनों माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। तो इसका शून्यक -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है बहुपद का घात क्या होगा, इसका घात पूछा गया है। तो अधिकतम घात को देखिएगा, सबसे पहले x यहाँ पर बाहर में है तो इसे गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7x⁻³ तो अधिकतम घात 3 आएगा, तो 3 इसका
घात हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है और दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, यदि x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है तो x y का वैल्यू पूछा गया है। तो दो रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा x का मान 9, y का मान 5। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। या फिर इसमें x के जगह पर y के जगह पर वैल्यू रखकर देख लीजिए बराबर में ये आता है कि नहीं, चेक करेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या। प्रतिच्छेदी कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, तब प्रतिच्छेदी होता है और इसका सिर्फ एक हल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, रैखिक समीकरण के कितने हल हैं। कितने हल हैं चेक कर लेते हैं। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 के फार्मूला से। a1 के जगह पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, a2 के जगह पर 3 है बराबर b1 के जगह पर -3, b2 के जगह पर -9, c1 के जगह पर -3, c2 के जगह पर -2। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 बट्टा ये 3 है तो 1 बट्टा 3 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिहाई 9 कटाएंगे तो 1 बट्टा 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कटेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 बट्टा 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यानी a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इसका कोई हल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के तो एक हल होता है। अगर a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के, तो इसका एक हल होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। अगर यहाँ पर बराबर नहीं है तो अगर तीनों बराबर हैं, यानी a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर है c1 बट्टा c2 के, तो उसका अपरिमितीय रूप से अनेक हल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूछा गया है, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 तो समीकरण का आलेख क्या होगा। यहीं पर ये फार्मूला ही लिखा गया है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो अभी हम बताए हैं कि जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होता है और बराबर होता है c1 बट्टा c2 के, यानी जब तीनों बराबर होता है तो इसका अपरिमितीय रूप से अनेक हल होता है और ये संपाती सरल रेखाएं होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि 3x बराबर 12 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो 3x दिया गया है तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर के छोटा होगा 9 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूल पूछा गया है तो इसका मूल निकालेंगे तो -1,2/3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है, समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति पूछा गया है तो यहीं पर देखिए ना, यहाँ पर b² माइनस 4ac ये छोटा है 0 से, यानी अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, यानी वह अवास्तविक होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। अगर d बराबर होता है 0 तो मूल वास्तविक और समान होता है। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों के जोड़ एंड मूलों के गुणनफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल होता है -b/a, -b के जगह पर -12
माइनस का 12 है तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, बट्टा में ए, बट्टा में ए की जगह पर 7 दिया गया है। और गुणनफल, गुणनफल होता है सी बट्टा ए, सी की जगह पर 18 दिया गया है और यहाँ पर ए की जगह पर 7 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 12 बट्टा में 7 और गुना, ये 7 को ऊपर करेंगे, 7 को ऊपर करेंगे यहाँ पर और ये नीचे में 18 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 12 बट्टा में 18। 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12 और 2 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा दोनों, तो 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 बट्टा 3। तो पूछा गया है इसका अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या होगा, 2 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान क्या होगा। यानी अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -4 दिया गया है और इसका फार्मूला c बट्टा ए होता है। c के जगह पर p दिया गया है और a के जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो 1 बट्टा में है, इसका मतलब नहीं है। -4 बराबर p या फिर p बराबर में -4। तो राइट आंसर डी में दिया गया है -4। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर यहाँ पर p दिया गया है तो p स्क्वायर माइनस 4। a के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। c के जगह पर q दिया गया है तो यही इसका आंसर हो जाएगा p माइनस 4q। p माइनस यहाँ पर पी स्क्वायर होगा क्योंकि बी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर माइनस 4q ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का एनुआ पद पूछा गया है। तो इसका एनुआ पद निकालेंगे, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। ए के जगह पर 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d के जगह पर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस में गुना करेंगे 4n और यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4n और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4n माइनस 3 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का 36वां पद क्या होगा। तो 36वां पद के लिए फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 35d। यहाँ पर 1 घटा कर लिखा जाता है, a की जगह पर 10 है प्लस में 35 गुना डी की जगह पर तो 7 में से 10 घटाएंगे। डी होता है सार्वंतर और सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 7 में से 10 घटाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। तो 10 प्लस में इसे गुना कर लेते हैं, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 1 10, 105 माइनस का 105 आएगा। तो 10 और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा। तो 10 में से 105 घटाएंगे तो माइनस का 95 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का 50वां पद पूछा गया है तो इसका आंसर √50 आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू पूछा गया है। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 किसी समांतर श्रेणी में है तो 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका देखिए समांतर माध्य पूछा गया है। तो समांतर माध्य पूछा गया है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1/3 प्लस में 1/8 तो 8 तिरका 24 हो जाएगा और 8 प्लस में 8 तिरका 24 3 हो जाएगा, 11/24 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल तो 15 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 पदों का योग पूछा गया है
तो योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इस फार्मूला से निकालेंगे तो -3/2 आएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए अनुसार अंतर डी हो तो उस समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला पूछा गया है। तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिंदुओं दिया गया है, बीच का दूरी पूछा गया है। तो बीच का दूरी होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला से निकाल लेते हैं, सबसे अच्छा है यहाँ पर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, √8 हो जाएगा। √8 नहीं दिया गया है तो 8 का गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर 2 से कटाएंगे 4, 2 से कटाएंगे 2, तो यहाँ पर 2 को 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा। तो 2√2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेखा x बराबर 10 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती हैं? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 है तो बिंदु P का निर्देशांक भी 6 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं दिया गया है, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है। तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 फार्मूला होता है। x1 3 है, x2 5 है, 5 या 3 8/2 हो जाएगा। y1 4 है, y2 10 है, तो 6 यहाँ पर 6 है तो 6 4 10/2 हो जाएगा। 4 दूना 8, 5 दूना 10, 4,5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक हैं तो केंद्रक के नियामक क्या होगा? केंद्रक के नियामक पूछा गया है। तो केंद्रक के नियामक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। x1 के जगह पर 4 है, x2 0 है, x3 5 है, तो 4 प्लस 0 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9/3 कोमा y1 6 है, y2 4 है, तो 6 4 10 और 5 15, 15/3। तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 3 हो जाएगा और 3 5 15 5 हो जाएगा। 3,5 कहाँ पर दिया गया है? 3,5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक हैं तो उसकी परिमिति होगी। तो इसकी परिमिति पूछा गया है तो 12 इसका आंसर आएगा। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर नीचे आएंगे तो RK एक्सपर्ट क्लासेस मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर भी क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करके देखना है या फिर RK एक्सपर्ट स्टडी है, फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करना है, दोनों पर देख लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लास 10th के सेक्शन में आएंगे तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा, ये मैथ का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 3 जुलाई को होने वाला है।
और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी अपडेट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख लीजिएगा। और सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।